तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर को देखेंगे वो है सेल, विच इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी हम बात करते हैं कि सेल क्या है, तो सेल को कहते हैं कि सेल का मतलब है कि एक बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। जब हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है इस धरती पर, तो निश्चित रूप से वो लाइफ या वो ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सेल से मिलके नहीं बनी है, उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो विदाउट सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नॉट पॉसिबल। कम से कम बॉडी एक सेल की जरूर बनी होनी चाहिए। तो विदाउट सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नॉट पॉसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वायरसेस आर एसेलुलर, thus do not have independent existence, ठीक है। इनका अपना एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इसीलिए वायरसेस को अपने लिविंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यही कारण है कि वायरसेस जो कि एसेलुलर हैं, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी वजह से जो वायरसेस हैं वो नॉन लिविंग हैं, लेकिन लिविंग बॉडी में उनके मल्टीप्लाई करने की जो क्षमता है, इसी वजह से वायरसेस को कई बार हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द कनेक्टेड लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बात समझ आई? तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब जब सेल के बेसिस पर हम देखते हैं तो हमको दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। एक जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है। कुछ एल्गी हैं जैसे कि एसिटाबुलेरिया है, एसिटाबुलेरिया एल्गी है। जितने भी प्रोटोजोआ हैं, तो बैक्टीरिया है, कुछ एल्गी हैं, प्रोटोजोआ है, इन सब का जो एग्जिस्टेंस होता है वो क्या होता है? यूनिसेलुलर। दे ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है, राइट। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर composed of many cells. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, यानी कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स हम लोग की बॉडी है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऑफ हायर ग्रुप जैसे मैंगो है, पपाया है, रोज, फिर चाइना रोज है, इन सब की जो बॉडी है वो एक से ज़्यादा तरह के सेल्स से मिलके बनी होती है। सेल्स को बढ़िया तरीके से डिफाइन करने के लिए जब वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया, तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरीज महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें, तो माना जाता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड
फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया, हुक मेड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन था उसको भी रॉबर्ट हुक ने किया था। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने किया क्या था कि उन्होंने देखा कि एक बॉटल कॉर्क है, जो बॉटल कॉर्क है आपने अक्सर देखा होगा होम्योपैथी की जो दवाएं हैं वो ऐसे बॉटल में रखी रहती हैं जिसके ऊपर ऐसे कॉर्क लगा रहता है। उन्होंने क्या किया, इस कॉर्क का ट्रांसफर सेक्शन काटा, दिस इज द बॉटल कॉर्क, और जब इसको काटा तो उनको अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा इसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, राइट। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए उसमें जो कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिए, इन्हीं कंपार्टमेंट को उन्होंने कहा सेला और कंपार्टमेंट्स, ठीक है। यहीं से जो नेम आया वो आया सेल। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल नेम है वो भी दिया था किसने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और सेल की जो डिस्कवरी थी वो भी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने जो ये चीज देखा इसको उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर, राइट। और चूंकि मधुमक्खी के छत्ते में इस तरह के कंपार्टमेंट होते हैं जिसको उन्होंने सेला कहा था, उसी से बन गया सेल, राइट। तो सेल टर्म भी रॉबर्ट हुक ने दिया और डिस्कवरी भी की। हालांकि जो चीज़ उन्होंने देखी वो एक लिविंग सेल नहीं था, इट वॉज अ नॉन लिविंग सेल। क्यों? क्योंकि ये बीच में खोखले थे, इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ऑल्सो डिस्कवर्ड सेल वॉल। वास्तव में उन्होंने जो देखा था वो क्या देखा था, सेल वॉल देखा था। और जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया इट वाज अ नॉन लिविंग सेल। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि एक्चुअली रॉबर्ट हुक फाउंड और डिस्कवर्ड a non-living cell, ठीक है। तो डिस्कवर्ड अ नॉन लिविंग सेल किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया तो सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, ठीक है। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसका क्रेडिट जाता है एक डच साइंटिस्ट का मतलब है कि ऐसे वैज्ञानिक जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, राइट। तो एक डच साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने भी माइक्रोस्कोप बनाया और 1674 के आसपास में उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, चूंकि माइक्रोस्कोप उस समय मार्केट में तो मिलता नहीं था तो खुद ही बनाना पड़ता था वैज्ञानिकों को अपने इक्विपमेंट। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 फर्स्ट discovered a living cell, probably माना जाता है probably it was bacteria, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने क्या किया कि दांत के ऊपर से जो उसके ऊपर स्केल्स लगे होते हैं उसको उन्होंने खुरच के और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था और उनको जो मिला था पहला लिविंग सेल वो एक बैक्टीरिया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है
कि उन्होंने बैक्टीरिया की जगह पर स्पाइरोगायरा के सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। उन्होंने केवल स्पाइरोगायरा नहीं देखा, ढेर सारे और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखे, जैसे कि प्रोटोजोआ के मेंबर्स को भी उन्होंने देखा था। तो कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले जिसने की थी उनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ। और इन्होंने जो ये डिस्कवरी की वो किससे किया था? अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, राइट। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि सेल का साइज क्या होता है और उनमें क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो हम देख सकते हैं सेल साइज। सेल की साइज की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल की जब बात करते हैं तो इसमें आता है स्मॉलेस्ट सेल, वो होता है माइकोप्लाज्मा, या जिसको कि आज हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। इसका जो साइज रेंज होता है वो लगभग होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, राइट। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो गया? माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा जब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल साइज होता है अप टू 5 माइक्रोमीटर। हालांकि कभी कभी कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हम लोग डिस्कवर किए हैं जिनका साइज इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, राइट। इसके साथ अगर हम लोग और कंपैरिजन करें तो आरबीसी, जो कि एनसीईआरटी में भी है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ये भी छोटे सेल्स में इनकी गणना होती है, ठीक है। हालांकि जब हम लोग वायरसेस की बात करते हैं, वायरसेस जो कि वास्तव में क्या है, ए सेलुलर है, यानी कि इनका कोई डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो सेल नहीं माने जाते हैं। इनका लगभग 0.02 माइक्रोमीटर का साइज हो सकता है, राइट। अब बात हम करते हैं लार्जेस्ट सेल की। लार्जेस्ट सेल, अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, जो कि माना जाता है कि अगर ऑस्ट्रिच एग अगर हम देखें तो ये लगभग 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और जो इसकी ऊंचाई होती है वो लगभग 12 सेंटीमीटर मानी जाती है। दिस इज द ऑस्ट्रिच एग, राइट। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट मतलब वॉल्यूम में। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल, तो ये होता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्पाइनल नर्व सेल, स्पाइनल नर्व सेल ये लगभग 90 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो ये क्या हो गया? लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल हो गया ऑस्ट्रिच एग और लॉन्गेस्ट सेल हो गया नर्व सेल। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट प्लांट सेल क्या होता है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लांट सेल, तो लार्जेस्ट प्लांट सेल की जब हम बात करेंगे, लार्जेस्ट प्लांट सेल की जब बात करते हैं तो ये है एसिटिबुलेरिया, जो कि लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। अब मीट के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक आपको बता दूं, जब आप एसिटिबुलेरिया की बात करते हैं तो एसिटिबुलेरिया में सबसे पहले न्यूक्लियस के रोल की डिस्कवरी की गई थी। तो एक आप नाम सुने होंगे हैमरलिन का। हैमरलिन ने क्या किया? परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विथ एसिटिबुलेरिया। एसिटिबुलेरिया ये यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, टू शो
the role of nucleus in the cell। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलरली केवल उसी हिस्से में होती है सेल के, या ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस होगा वही फर्दर ग्रोथ करता है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकता। तो यूजुअली जब हम किसी सेल के बारे में बात करते हैं तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में ज़रूर बात करते हैं। हालांकि इसके आधार पर जो सेल है दो तरह के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, राइट। तो सेल के डिस्कवरी के साथ साथ कई बार आपसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में भी पूछा जाता है। देखा जाता है कोई सेल है तो उसमें एक बड़ा पोर्शन उसके न्यूक्लियस द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सबसे पहले, न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown। न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown। ठीक है, तो ये रहा सेल और उसके इनिशियल डिस्कवरीज के बारे में। अब हम आपको बताएंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं सेल थ्योरी। आइए देखते हैं सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी आपको एक्सप्लेन करेगा कि एक सेल के अंडरस्टैंडिंग में हमको कैसे सफलता मिली। तो बात हम करते हैं सेल थ्योरी की। ये सेल थ्योरी क्या था, गिवन बाय, मुख्य रूप से इसमें दो लोग थे। एक थे M.J. स्लीडन या मैटियास जैकब स्लीडन, और दूसरे थे थेडर श्वान। ठीक है, और लेटर ऑन modified by Rudolf Virchow। Later on modified by Rudolf Virchow। आइए देखते हैं कि किसने क्या कहा और कैसे सेल थ्योरी बन पाई। सेल थ्योरी को मान सकते हैं कि मुख्य रूप से M.J. स्लीडन और थेडर श्वान ने प्रपोज किया था, यह बताया था, और इस माध्यम से उन्होंने सेल को डिफाइन करने की कोशिश की। थ्योरी समझने से पहले हम लोग एक टर्म समझना होगा, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेटमेंट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जब कई बार उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देते हैं तब वो बन जाता है तो थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है हाइपोथेसिस प्रूव्ड बाय मेनी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो शुरुआत में जो स्लीडन थे, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन किया कि जितने भी प्लांट होते हैं उनकी बॉडी डिफरेंट तरह के सेल से मिलकर बनी होती है, राइट। तो M.J. स्लीडन 1838 who was a German botanist, first observed and given a hypothesis
that body of plants are made up of different types of cells that further make tissue, राइट। टिश्यू जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ऑरिजिन, मे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन, ठीक है। तो स्लीडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट की बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। बाद में लगभग इन्हीं के समय में एक और वैज्ञानिक जिनके बारे में मैंने आपको बताया, थेडर श्वान या टी श्वान 1839 said that body of animals made up of cells and cell product, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, क्योंकि हर चीज़ सेल से मिलकर नहीं बना होता है। जैसे हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, टीथ हैं, तो वो सेल से नहीं बने होते हैं। बोन्स हैं जो सॉलिडिफाई हो चुके हैं, वो वास्तव में सेल के प्रोडक्ट हैं। ब्लड का प्लाज्मा है वो क्या है? सेल का प्रोडक्ट है। तो उन्होंने कहा कि जो बॉडी हमारा एनिमल्स का वो किससे बना होता है? मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, he also said that animal cells have outer boundary in the form of cell membrane कि जो एनिमल सेल होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल्स की जो आउटर बाउंड्री है वो किस फॉर्म में होती है? सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में, राइट। एंड इन प्लांट सेल्स ये भी किसने बताया था? स्वान ने बताया था, ठीक। एंड इन प्लांट सेल्स आउटर बाउंड्री इज सेल वॉल, आउटर बाउंड्री इज सेल वॉल। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले प्लांट और एनिमल सेल में जो एक प्रामाणिक अंतर किसी ने बताया था, तो वो अंतर बताया था थेडर श्वान ने। उन्होंने बताया कि प्लांट और एनिमल के सेल में एक अंतर होता है। प्लांट सेल में एक आउटर बाउंड्री होती है, इस आउटर बाउंड्री कहते हैं सेल वॉल, जबकि एनिमल्स में जो आउटर बाउंड्री होती है वो किसकी बनी होती है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो ये बात श्वान ने बताई। तो लास्ट में जाकर उन्होंने क्या किया कि स्लीडन और श्वान दोनों की बातों क्या किया? समराइज कर दिया, और समराइज करके शुरुआत में एक सेल थ्योरी बनी जिसमें इस चीज़ को बताया गया कि जो प्लांट और एनिमल हैं उनकी बॉडी सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है, राइट। लेकिन अभी भी ये बात नहीं बताई जा सकी कि जो नए नए सेल बनते हैं वो बनते कैसे हैं, उनका क्या तरीका है बनने का, क्योंकि तब तक सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट ठीक प्रकार से नहीं समझा गया। तो एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनको कहते हैं वो रुडोल्फ विर्शो, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं और वो लगातार सेल डिवीजन से बनते हैं। तो रुडोल्फ विर्शो 1855 रूस के रहने वाले थे, रशियन साइंटिस्ट सेट, ध्यान दीजिएगा, ओमनिस सेलुला, दैट इज, इसका मतलब क्या है? न्यू सेल अराइज फ्रॉम कहां से?
प्री एग्जिस्टिंग cells. New cell arise from pre-existing cell और कैसे? By cell division. By cell division. Right? समझ में आ रही बात? तो अब एक और कंट्रीब्यूशन किसका आ गया? रुडोल्फ विरशो से। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि सेल थ्योरी कैन बी summarized as कैसे? पहला पॉइंट, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स is made up of cells and cell products. That is, इसका मतलब है कि cell is structural unit. ये बात इससे पता चली. Cell is structural unit. दूसरा, all the functions are performed by cells. That is, कौन सा? फंक्शनल यूनिट. इसका मतलब सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है. तो दो बातें आपको समझ में आई. सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और तीसरी और अंतिम बात, न्यू सेल अराइज फ्रॉम किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी कि पहले से जो सेल्स हैं उन्हीं से बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल. और कौन सी प्रक्रिया से? बाय द सेल डिवीजन. तो फाइनली सेल थ्योरी में ये 3 पॉइंट आते हैं. ठीक है. तो आई होप आपको सेल, उससे रिलेटेड डिस्कवरीज, सेल के साइज और सेल थ्योरी समझ में आई होगी. अगले लेक्चर में हम आपको सेल के टाइप्स यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में बताएंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच.